बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ PRC 1 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। और आज के लेक्चर में हम जो फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है IAS 2 इन्वेंट्री। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट टॉपिक, और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो वन ऑफ द मोस्ट ओखा टॉपिक। बच्चों को पसंद नहीं आता, मज़ा नहीं आता इन्वेंट्री के अंदर। हमने अपनी डिस्कशन का आगाज़ किया था बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के बाद हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर पे आ गए थे। डेप्रिसिएशन तकरीबन लगभग कोई 6 क्लास के अंदर हमने समेटने की कोशिश की, प्रैक्टिस भी कर ली, MCQs भी कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्लासेस लगाई हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे, और उसको मस्त करके मज़े से समझा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। और आज के लेक्चर के इस हिस्से में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक फ्रेश टॉपिक जिसे हम कहते हैं IAS 2 इन्वेंट्री। IAS का मतलब क्या आप सबको पता ही है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन इन्वेंट्री। IAS 2 मतलब क्या है? IAS 2 क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि डील करता है किससे भाई? इन्वेंट्री से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप सब ये जानते हैं बात कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं। इन्वेंट्री हर उस गुड को कहते हैं, हर उस चीज़ को कहते हैं जो मैंने ख़रीदी हो सब्सिक्वेंटली बेचने की नीयत से, जो मैंने ख़रीदी हो सब्सिक्वेंटली बेचने की नीयत से, इसे मैं क्या कहता हूँ? बोलो बच्चों, इन्वेंट्री कहता हूँ। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि ये एक AC लगा हुआ है, ये कब PP बनेगा, ये कब इन्वेंट्री बनेगा? जब मैं इसे अपने खुद के ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखूँगा तो ये PP बन जाएगा, लेकिन जब मैं इसको ख़रीदूँगा इस नीयत से कि मैं इसको बेचने जा रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगा? इन्वेंट्री बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं ये डिसाइड कर लूँ कि जो मेरे AC खुद के इस्तेमाल में इसको मैं बेचना शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं बेचने जा रहा हूँ, तो ये इन्वेंट्री बनेगा? नहीं, अब ये इन्वेंट्री नहीं बनेगा, अब ये PP ही है और इसी का डिस्पोजल है। मेरी बात समझ आ रही है? ज़बरदस्त। तो इन्वेंट्री का चैप्टर ना इंतहाई तवील है, और अगर मैं अपने नोट्स के अंदर भी देखूँ तो लगभग वो तकरीबन MCQs मिला जुला के हिला के 83 के करीब पेजेस पे जा रहा है। ठीक है। और ICAP की किताब में बहुत जगह मुझे ऐसा लगता है कि जनाब एक्सप्लेनेशन कम है, तो उसको और मज़ीद अच्छा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैंने और एक्सप्लेन कर दिया और एग्जांपल डाल दी। लेकिन हमने इस चैप्टर को ना इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल और अल्लाह के एहसान से बहुत आसान करके समझने की कोशिश करना है। अच्छा, क्लास में जो भी ऐसा बच्चा या बच्ची जिसके हाथ में ना एक चुल है, उसको एक छोटा सा कोई इंसेक्ट है या काटता है तो वो टक करके पेन को दबाता है, फिर आवाज़ आती है, फिर उसको दोबारा काटता है, फिर वो टक करके बंद करता है। तो जिसके अंदर भी ये इंसेक्ट हरकतें कर रहे हैं ना ये हाथ के अंदर, तो वो प्लीज़ ऐसे काम करना बंद कर दें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि इस आवाज़ से मुझे तकलीफ़ होती है, चिड़ होती है। ठीक है। तो इससे पहले कि मेरा मीटर हो जाए स्टार्ट, आप लोग जो है ना इसकी एहतियात कर लें। ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कि हमने इसको अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के फजल और अल्लाह के एहसान से बहुत आसान करके पढ़ना है। कोशिश करूँगा बहुत आसान अल्फाजों का चुनाव करते हुए आपको कॉन्सेप्ट को डिलीवर करूँ, और मुझसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए। यानी कि ये 1 वे कम्युनिकेशन तो नहीं होगी ना, ये 2 वे होगी। यानी कि मैं बोलूँगा और आप जवाब दोगे, मैं कहूँगा और आप कैलकुलेट करोगे। हर एक शख्स के पास अपना पर्सनल कैलकुलेटर होना चाहिए, बी इट इन द फॉर्म ऑफ सेल फोन, और बी इट इन द फॉर्म ऑफ ये परचून की दुकान वाला कैलकुलेटर, या बी इट इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप सबके पास होना चाहिए, आप सबके पास रजिस्टर मेंटेन होंगे, और हम साथ साथ चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बोल चाल करते जाएंगे, जितनी ज़्यादा बातें हम करते जाएंगे, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में उतरते जाएंगे, और जैसे ही हम रीड करेंगे हमें चीज़ें इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आती होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। टारगेट है संडे इस चैप्टर को ख़त्म करने का। आज क्या है? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन है। 5 गुड डेज वी हैव, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला हम इसको ख़त्म कर सकें। अच्छा, आप लोगों के लिए इस बार ना मैं लिख के लाया हूँ चीज़ें, ताकि टाइम भी ज़ाया नहीं हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री हर उस आइटम को कहता हूँ जो मैंने ख़रीदा हो सब्सिक्वेंटली बेचने की नीयत से, उसमें क्या कहता हूँ बच्चों? बोलो, इन्वेंट्री। अच्छा देखो, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम्स हैं। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के 2 सिस्टम्स हैं, जिसमें हमने बचपन में बात भी की, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको सर उज़ैफ़ा ने बताया भी होगा, मैंने भी आके दोबारा रिकॉल करवाया था कि इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के बच्चों कितने सिस्टम होते हैं बताओ? 2 सिस्टम। एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक वाला तो नाम से ही जाहिर है, पीरियड एंड पे, पीरियड के एंड पे पीरियोडिकली मुझे चीज़ों का पता चलेगा, और परपेचुअल में साथ साथ पता चलता जाएगा। यानी कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का जो लेजर कार्ड होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इन्वेंट्री का जो लेजर कार्ड होगा वो साथ साथ अपडेट होता रहेगा, अच्छा, इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। जर्नल एंट्री को बिल्कुल थल्ले लगा दो, साइड रख दो। मैं ऐसे बात करने जा रहा हूँ आपसे
कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग में क्या फ़र्क आएगा। तो मैंने कहा दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है परपीचुअल, एक होता है पीरियोडिक। परपीचुअल में मुझे चीज़ों का साथ साथ पता चलता जाएगा, जैसे जैसे मैं माल मंगवाऊंगा, जैसे जैसे मैं इशू करूंगा, जैसे जैसे मैं माल रिकॉर्ड करूंगा, जैसे जैसे मैं माल इशू करूंगा, मुझे इन्वेंट्री का बैलेंस मेरी मालूम होगा, मुझे चीज़ों का पता होगा। इसे मैं कहता हूँ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसके अंदर मेरी इन्वेंट्री का बैलेंस मुझे साथ साथ पता चलता रहेगा। मैंने कोई सेल करी, पता चल गया हाँ जनाब इतने यूनिट्स बच गए। मैंने परचेज़ की, अरे पहले इतने थे अभी इतने आगे, इतने मेरे पास जो है ना बैलेंस पे खड़े हुए हैं। मैंने इशुएंस कर दी। देखो बच्चों, सेल में और इशुएंस में फ़र्क होता है ना। सेल करना मतलब बेचना, इशुएंस मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैम्पल के तौर पे दे दिया, या ख़राब था मैंने उसको जो है ना डिस्कार्ड कर दिया, तो इशुएंस हो जाती है। इन्वेंट्री की इशुएंस हो जाती है। इन्वेंट्री की इशुएंस कहाँ से होती है? मेरे वेयर हाउस से होती है, मेरे गोदाम से होती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर इसी तरह से अगर मैं सेल करूँगा तो मेरी इन्वेंट्री मेरे गोदाम से निकल जाएगी। कोई सेल रिटर्न आएगा तो इन्वेंट्री मेरे गोदाम में वापस आ जाएगी। मैं परचेज करूंगा तो इन्वेंट्री मेरे गोदाम में आ जाएगी। मैं परचेज रिटर्न करूंगा, इन्वेंट्री मेरे गोदाम से निकल के चली जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो परपीचुअल अकाउंटिंग इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर मुझे साथ साथ चीज़ों का इल्म होता है, साथ साथ लेजर कार्ड रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है, रियल टाइम में अपडेट हो रहा होता है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगली बात, पीरियोडिक। स्टॉक मेरे पास कितना है ये मुझे सेशन के एंड पे जाके पता चलता है, पीरियड के एंड पे जाके पता चलता है। जब मैं फिजिकल स्टॉक काउंट करवाता हूँ, इन्वेंट्री गिनवाता हूँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करवाता हूँ, तो पता चलता है कि भाई स्टॉक कितना बाकी है। ठीक है, जब आप इंशाअल्लाह ताला कैफ कर लोगे, अल्लाह करे अगर आप कर लो, और अगर आप फाइनल तक पहुँच गए गलती से, तो अगर आप किसी फर्म में और मज़ीद गलती से चले गए एक्सीडेंटली, ठीक है, तो आपको स्टॉक काउंट के असाइनमेंट में भेजा जाएगा। फिर आप याद करो कि हाँ यार, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर में उदैत भाई ने बताया था कि एक स्टॉक काउंट होता है, वो कैसे होता है। फिर आपको एक फैक्ट्री भेजा जाएगा, एक फैक्ट्री में भेजा जाएगा, बोलेंगे देखो माल रखा हुआ है, बोला हाँ रखा हुआ है, कहते हैं ये गिनने हैं। अच्छा, हम ना जाइलों की तरह वो डब्बे गिनते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने बोला ये 64 है। बोला कैसे? कहते हैं 8 ऐसे 8 ऐसे। समझ आती है भाई? 8 ऐसे 8 ऐसे 8 ऐसे, तो हो गया ना 64, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो खैर बड़े मज़े की जो है ना एक एक्टिविटी होती है। और स्टॉक काउंट करने के लिए कराची में भी स्टॉक काउंट की जो बिल्कुल जूनियर था, कॉल्सन और ये सिलेंटी विलेंटी जो पापड़ शापड़ बनते हैं, इसके किए थे। और पेप्सी को का किया था स्टॉक काउंट। और जब लाहौर गया था तो यूनिलीवर का किया था। फिर हम गए थे कहाँ पे, वॉल्स की आइसक्रीम फैक्ट्री है फूल नगर से आगे जाके, तो वहाँ हम गए और फिर वो पूरे कपड़े उन्होंने पहनाए वाइट कलर के, और वो डीप कोल्ड स्टोरेज में लेकर गए, माइनस में को टेम्परेचर होता उधर। बड़े मज़े के एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उधर जो है ना उनका स्टॉक पड़ा होगा वॉल्स वालों का। तो वॉल्स वाले परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अगर मेंटेन कर रहे होंगे तो उनको साथ साथ पता चल जाएगा कितनी आइसक्रीमें बाकी हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, IS2 को अगर हम स्टार्ट करें और स्टार्ट करते ही डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर से कंपेयर करें तो तकरीबन 90-95% वाली बातें वही हैं कॉस्ट ऑफ परचेज की। कि जैसे मैंने आपको कहा इनिशियल रिकॉग्निशन PPE की इनिशियल रिकॉग्निशन कॉस्ट पे होती है, वैसे इन्वेंट्री की भी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है बोलो बच्चों? कॉस्ट पे होती है। तो इसके अंदर भी वही सारी बातें आ रही होंगी, ज़रा देखना ज़रा। कहता है भाई इंक्लूड और एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब ये नहीं कि इग्नोर कर देना, एक्सक्लूड का मतलब ये कि यार आपने उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखूँ तो वो कहता है भाई परचेज प्राइस, हाँ वहाँ भी लेते थे, नॉन रिफंडेबल वहाँ भी लेते थे, नॉन एडजस्टेबल वहाँ भी लेते थे, ट्रांसपोर्ट हैंडलिंग वहाँ भी होती थी, अदर डायरेक्टली कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री वो भी आती थी। अच्छा, यहाँ मुझे इंस्टॉलेशन कॉस्ट नज़र नहीं आ रही। अब मुझे ज़रा नेहा बताओ, अगर इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगी तो लूँगा ना मैं, है ना? लूँगा ना? हाँ, क्यों नहीं लूँगा भाई? मुझे बताओ, ईशा लूँगा ना इन्वेंट्री की वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट? वहाँ बताओ, लूँगा ना इंस्टॉलेशन कॉस्ट? लूँगा ना, है ना? अच्छा वजिया तुम बताओ, लेंगे ना इन्वेंट्री की इंस्टॉलेशन कॉस्ट? इन्वेंट्री की इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेंगे ना, कैपिटलाइज करेंगे ना? शायद, क्यों? तुम बताओ यार, लेंगे ना? लेंगे ना? हाँ, इन्वेंट्री को इंस्टॉल कर दूंगा लाके अपनी प्रीमिसेस पे, कस्टमर बोलेगा यार माल भेज दो, बोलूंगा यार वो तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, वो इंस्टॉल पड़ा हुआ उखाड़ के देना पड़ेगा तुम्हें। इन्वेंट्री को इंस्टॉल करूंगा, शर्म नहीं आती? मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं ना यार। ठीक है, मशीनरी मुझे पता है, जो जिससे मुझे उम्मीद है कि जवाब नहीं देगा उससे पूछूंगा ना। ठीक है, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, तो मुझे पता है जहाँ कॉमन सेंस की कमी है ना वहाँ पूछूंगा। चलो आ जाओ। क्या आपकी थोड़ी कर रहा? नहीं नहीं, आपके अलावा बाकी सबकी की है। ठीक है, टेंशन नहीं लें आप। चलो ओके, तो इन्वेंट्री के अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट
नहीं होती। रिफंडेबल निकाल दूंगा, एडजस्टेबल निकाल दूंगा, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है वो निकाल दूंगा, जैसे कि सुपरवाइजर की सैलरी, गार्ड की सैलरी, डिस्काउंट रिबेट माइनस कर दूंगा। ऐसा ही है। तो ज़रा मुझे एक बात तो बताओ कि अगर मैं आपके सामने एक सवाल रखूँ छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, मासूम सा, तो मुझे क्या इन्वेंट्री कॉस्ट निकाल के बता दोगे कितनी आ रही है? ज़रा जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, शाबाश। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटी सी। हाँ भाई, कितनी आ रही है? जी वो मेरा बाजी 1565 सबका यही आ रहा है? पक्की बात है? चलो देखते हैं अगर ऐसा है तो। 1565 गुड। सबसे पहले क्या लूँगा बताओ? इनवॉइस वैल्यू, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, नॉन एडजस्टेबल, कैरेज कमीशन। कोई चीज़ इग्नोर करने वाली थी सवाल में? नहीं। तो अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव से मेरी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है बताओ कितनी आ रही है? 1565 डन। ये तो छोटा सा बेसिक रिवीजन हो गया। आ जाओ, अब आ जाओ अपने असल मकसद पे, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। ये आपने साथ साथ कॉपी करते जाना है तो कॉपी कर लो, साथ साथ कोई मसला नहीं है, स्केच बना लो। देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था, और आज की जो मेरी लेक्चर की डिस्कशन होगी ना, ये हमारी पूरी इस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री पे ही निकल जाएगी। यानी कि ये इतना तवील एरिया है और उसके आप पर आपको मज़ीद हाथ साफ करना है, प्रैक्टिस कर करके इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए एक क्लास भी शायद हमारी हो सकता है कम पड़ जाए, तो एक क्लास 1.5 क्लास हमारी इस पर लग सकती है। लेकिन इसके ऊपर अगर हाथ साफ हो गया, इसका मतलब इन्वेंट्री का सवाल सॉल्व करना आ गया। अब इन्वेंट्री का सवाल अगर सॉल्व करवाना आ गया आपको बेसिक, तो इसके अंदर मैं जितनी भी चीज़ें मज़ीद ऐड कर दूँ आप कर लोगे, क्योंकि आपको सॉल्व करना आ गई चीज़ें। ठीक है इंशाअल्लाह ताला। ओके, सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। देखो, दो तरह के सिस्टम होते हैं, हमने कहा था ना, एक होता है परपीचुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम, एक होता है पीरियोडिक। परपीचुअल के अंदर क्या होता है? इन्वेंट्री का लेजर कार्ड साथ साथ अपडेट होता रहता है, मुझे रियल टाइम पता चलता है कि मेरे पास बैलेंस कितना मौजूद है इन्वेंट्री का। ठीक है। और पीरियोडिक में क्या होता है? पीरियोडिक में मुझे साथ साथ चीज़ों का पता नहीं चलता, बल्कि पीरियड एंड पे जाके जब स्टॉक काउंट होता है तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने मौजूद हैं। डन। अच्छा, लेकिन एक सवाल आएगा ना आपके जहन में, एक सवाल आएगा आपके जहन में कि यार सर ये तो ठीक है, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आई ना कि सर मैं क्यों परपीचुअल पे जाऊं, मैं क्यों पीरियोडिक पे जाऊं, इतना सारा मेहनत करने की ज़रूरत कितनी है? क्यों है भाई? आपको नहीं पता कि आपने किस वैल्यू पे चीज़ खरीदी है? आपको रेट नहीं पता कि आप रेट पता करके चीज़ को नहीं खरीदते? तो सर जिस वैल्यू पे आपने चीज़ खरीदी है उस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड कर लो। देयर इज़ नो सच नीड ऑफ यूजिंग दीज टू सिस्टम्स ऑफ परपीचुअल एंड पीरियोडिक। एक बच्चा क्या बोलेगा, ऐसे बोलेगा भाई? मैं बोलूँगा यार शहजादे की बात तो दम है, लेकिन शहजादे मसला ये है कि हो सकता है कि मैंने सारा का सारा माल एक प्राइस पे ना ख़रीदा हो। अगर तो मैंने सारे यूनिट्स 12 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हुए हैं तो मुझे मसला नहीं, मैं बोलूँगा भाई 12 रुपये के हिसाब से सारे यूनिट रखे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। 1 लाख यूनिट है, 12 रुपये पर यूनिट है, तो कितना हो गया बोलो भाई? 12 लाख रुपये हो गया ना। 12 लाख रुपये की मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई। लेकिन भाई क्या हम परफेक्ट इकोनॉमी में रहते हैं? सर निशान से पूछना जाके ज़रा, क्या सर हम परफेक्ट इकोनॉमी में रहते हैं? नहीं रहते। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं, परफेक्ट इकोनॉमी में तो रहते ही नहीं हम। तो जब हम परफेक्ट इकोनॉमी में नहीं रहते, यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस, यहाँ पे गुड्स की प्राइसेस, यहाँ पे सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती भी हैं और कम भी होती हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, इसका मतलब प्राइसेस कांस्टेंट नहीं हैं। अच्छा देखो, यूनिट्स का तो मुझे मसला नहीं है, मेरे स्टॉक में पड़ी होंगी चीज़ें, और मैं अगर रियल टाइम बैलेंस अपडेट कर रहा हूँ लेजर में अपने कि हाँ यार मैंने 50 खरीदी, ठीक है, 40 बेच दी, 10 बच गई, 30 और ख़रीदी, 40 आ गई, 20 बेच दी, 20 रह गई, ठक 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 करके मेरा अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है अकाउंटेंट, और मेरे पास आखिर में एक बैलेंस आ रहा है कि यार आपके पास 15 यूनिट्स पड़े हुए। तो यूनिट्स तो मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से भी चेक कर सकता था और अकाउंटिंग का जो लेजर कार्ड है उससे भी चेक कर सकता हूँ। ऐसा ही है।
लेकिन मसला कहाँ आएगा, मसला आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, मसला आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में कि मैं अपनी इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं। जब क्लोजिंग स्टॉक आता है ना 31 दिसंबर पे, जो बेसिक ट्रायल बैलेंस पे बातें पढ़ के आया हो कि भाई क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 31 दिसंबर पे, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक का एक नंबर बन के आ रहा है, कैसे बन के आ रहा है, ये भी तो किसी चीज़ के तहत बन के आ रहा होगा, ये तो किसी सिस्टम के तहत बन के आ रहा होगा, ये जो नंबर है किसी मेथड के तहत बन के आ रहा होगा। अच्छा, जो नंबर बन के आ रहा होगा वो कैसे आया होगा भाई, वो नंबर तो ऐसे आया होगा, बहुत सिंपल है सर, आप क्या लंबी कर रहे हैं सर, आपके पास कोई ना कोई यूनिट्स होंगे, आपने उसको किसी ना किसी रेट से मल्टीप्लाई किया होगा और फिर सर आपके पास एक अमाउंट आ गया होगा और वो अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। ऐसा ही है, ये क्या है भाई, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सर इतनी सिंपल सी बात है तो आप 2 मिनट क्यों लेकर आ गए। देखो मेरे बच्चों, मैं यूनिट्स तो वेरीफाई कर सकता हूँ ना काउंट करके, ठीक है, यूनिट्स तो मैं काउंट करके वेरीफाई कर सकता हूँ, यूनिट्स तो मैं सिस्टम से अपने चेक कर सकता हूँ, मुझे यूनिट्स में कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ सारी पंचायतें प्रॉब्लम मुझे हैं, जहाँ सारे एतराज़ात मुझे हैं ना, वो है रेट की कैलकुलेशन में कि भाई मैं अपनी इन्वेंट्री को किस रेट पे मैयर करूं, मैं अपनी इन्वेंट्री को किस रेट पे वैल्यू करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ माल मैंने 8 रुपये का उठाया हो, कुछ माल मैंने 10 रुपये का उठाया हो, कुछ माल मैंने 12 रुपये का उठाया हो, कुछ माल मैंने 16 रुपये का उठाया हो। तो स्टैंडर्ड कहता है भाई आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं 2 सिस्टम दे रहा हूँ, ये फॉलो कर लो। पूरी दुनिया में यही 2 सिस्टम फॉलो कर रही जाते हैं, आपकी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है आप कौन सा सिस्टम फॉलो करना चाहते हो। तो 2 सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई, परपेचुअल के अंदर भी दोनों सिस्टम सेम है और पीरियोडिक के अंदर भी दोनों सिस्टम सेम है। पीरियोडिक बहुत आसान है, साल के आखिर में जाके गिनती करेंगे, जो आंसर आएगा हम देख लेंगे किस तरह से उसको करना है। लेकिन आज की सारी डिस्कशन मेरी इंशाल्लाह चल रही होगी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे। बच्चों किस पे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे। तो परपेचुअल के अंदर साथ साथ मुझे बैलेंस पता चलता जाता है। अच्छा, तो परपेचुअल के अंदर भी 2 मेथड्स हैं रिकॉर्ड करने के, परपेचुअल के अंदर भी 2 मेथड्स हैं रिकॉर्ड करने के। एक को मैं कहता हूँ फीफो, एक को मैं कहता हूँ एवको, एक को मैं कहता हूँ फीफो, एक को मैं कहता हूँ एवको। ये फीफो और एवको क्या है, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो, फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो माल पहले आया वो पहले बिक गया, जो माल पहले आया वो पहले बिक गया, जो माल बाद में आया वो अभी पड़ा होगा, वो अभी बिका नहीं होगा। जो माल पहले आया वो पहले बिक गया, जो माल बाद में आया वो माल बाद में बिका। ऐसा ही है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार मैंने 1000 यूनिट्स ख़रीदे, ठीक है, 10 रुपये का एक यूनिट था, तो 10,000 रुपये की मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, फिर मैंने 2000 यूनिट्स और ख़रीद लिए, 12 रुपये का एक पड़ा, ज़रा बताओ कितना हुआ, 24,000 हो गया। मैंने सेल कर दिए, मैंने सेल कर दिए, मैंने सेल कर दिए 7,000 यूनिट्स। बताओ कितने वाले सेल किए होंगे, 10 वाले। क्यों, इस लॉट में से किए होंगे, ठीक है, 10। ये कितना आ गया बोलो भाई, 70,000। अच्छा, ये तो केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, यार मैंने ना कोई 11,000 यूनिट्स बेच दिए, तो 11 बेच सकता हूँ अचानक से ऊपर से, सॉरी 11 बोल रहा हूँ, एक सेकंड, वो 3,000 थे यार, ऊपर खरीदे 3,000 हैं, तुमने 7 कैसे भिजवा दिए, 700 होंगे, सॉरी है, एक सेकंड, इसको हमने गलत कर दिया, 1,000 वाले, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ भाई मैंने 1000 यूनिट्स ऊपर से खरीदे थे और 2000 नीचे से खरीदे थे। अब मैं कहता हूँ भाई मैंने 1000 में से कितने बेच दिए थे, 700, सही तो किया था, 7,000 कर दिया था, मैंने 700 यूनिट्स बेच दिए, मैंने 700 यूनिट्स बेच दिए। बताओ कितने के बेचे होंगे, 10 के बेचे होंगे। क्यों, पहले ऊपर वाले में से निकालूंगा, ऐसा ही है। चलो केस नंबर 2, अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है ना वो लेट से 1200 यूनिट्स बेच दिए, सॉरी सर कितना, 7,000, सॉरी यार, सॉरी दिमाग आगे पीछे हो गया। अच्छा, अगर मैं केस नंबर 2 कहूँ और मैं कहूँ कि मैंने यूनिट बेचे हैं 1200, तो 1200 यूनिट्स तो मैं ऐसे बेच नहीं सकता। पहले मैंने 1000 वाले कितने बेचे होंगे भाई, 10, फिर मैंने कितने बेचे होंगे, 200 बेचे होंगे, कितने वाले, 12 वाले, ऐसा ही है।
तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पूरी एग्जाम्पल आपको प्रॉपर करके दिखाऊंगा सॉल्व, पूरी मैं एग्जाम्पल आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। मुझे ज़रा बताओ यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री उस माल को कहते हैं जो मैंने खरीदा होगा सब्सिक्वेंट बेचने की नियत से, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ भाई हम एक परफेक्ट इकोनॉमी में नहीं रहते, यहाँ वैल्यू बढ़ती रहती है कम होती रहती है, इसलिए मुझे नीड पड़ गई एक रेट फाइंड करने की, एक रुपी फाइंड करने की, एक ऐसा रेट निकालने की जिसके ऊपर मैं अपनी इन्वेंट्री को मेजर कर सकूँ, रिकॉर्ड कर सकूँ, वैल्यू कर सकूँ, ठीक है। अच्छा वो रेट कैसे आएगा? दोनों में से किसी एक मेथड के तहत आ जाएगा। एक को हम कहते हैं फीफो, एक को हम कहते हैं एवको। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आई पहले जाई, पहले आई पहले जाई, पहले आई पहले जाई, पहले आई पहले जाई। जो पहले आया वो पहले चला गया, जो बाद में आया वो बाद में चला गया, ठीक है। अच्छा अगली बात एवको, ये क्या होता है? ये वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है। ये क्या होती है? वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है। इसके अंदर बेसिकली बच्चों होता यह है कि मैं अपने इन्वेंट्री की एवरेज कॉस्ट निकाल रहा होता हूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक फीफो और एफओ का कंपैरिजन दे दूँ, ठीक है, फिर मैं आपसे सवाल करवाऊँगा और ख़ुद करूँगा भी, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले फीफो की, अगर मैं बात करूँ फीफो की, मुझे बताओ कि मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं था, मैंने परचेज़ कर लिए 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है। फिर मैंने मज़ीद परचेज़ कर लिए 2,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अच्छा फिर मैंने सोल्ड आउट कर दिए, लेट्स से 3,000 यूनिट, ठीक है। और फिर मैंने चलो फर्दर बेच दिए, सोल्ड आउट कितने 6,000 यूनिट्स, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर मैं फीफो के तहत सॉल्व करूँगा तो मैं कहूँगा भाई जब मैंने पहले परचेज़ किए थे ना, जब मैंने पहले परचेज़ किए थे तो 10,000 यूनिट्स ख़रीदे थे, ठीक है, 10 वाले, ठीक है। तो ये कितना हो गया था? 1 लाख, ऐसा ही है। अच्छा फिर मैंने मज़ीद परचेज़ किए थे कितने? 2,000 यूनिट ख़रीदे थे, कितने पे भाई? 3 रुपये पर यूनिट पे, 3 रुपये पर यूनिट पे कितना हो गया? 6,000, डन, 6,000 हो गया। अच्छा फिर मुझे बताओ जब मैं बेचने की बारी आई, तो मैंने किस लॉट में से निकाल लूँगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, 10 में से निकाले होंगे, इस लॉट को यूज़ किया होगा। कितने बेचे मैंने? 3,000। तो मैं कहूँगा कि मैंने 3,000 यूनिट बेच डाले 10 रुपये वाले, कितने? 3,000। अच्छा फिर मैंने दोबारा बेचे कितने? 2,000 यूनिट बेचे, ये भी किस लॉट में से बेचे होंगे? फर्स्ट वाले में से। क्यों? इसमें से माइनस कर दो 3, कितने बचे? 7 में से 2 निकालो, कितने बचे? 5,000। तो मैंने इसको भी 10 वाला बेच दिया, कितना भाई? 2,000। ऐसा ही है। अगर मैं बोलूँ ना तुमसे कि ज़रा मुझे बताओ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 5,000। 30,000 है यार, जीरो ना मेरे आगे पीछे हो गया आजकल, पता नहीं। 30 और 20 कितने हो गया बोलो भाई? 50। चलो कितना हो गया बोलो भाई? 50। अगर तुमसे कोई पूछे ना तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, वो माल जो तुमने बेच दिया उसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है बोलो भाई? हाँ कितनी है बोलो? 50,000 ना। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ ज़रा बताओ, उर्दू में बता दो, छोड़ो अंग्रेज़ी को छोड़ो। मेरे पास 5,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, कितने वाले? 10 वाले, और बाकी 2,000 तो छेड़े ही नहीं यार, वो तो छेड़े ही नहीं मैंने, कितने वाले? 3 वाले। ये कितना हो गया? 50, और ये कितना हो गया? 6,000। ऐसा ही है। तो ज़रा मुझे बताओ ये जो 56,000 है ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। बात समझ आती है? ज़बरदस्त हो गया, समझ आया? पहले आई पहले जाई, बोलो फीफो में क्या है? पहले आई पहले जाई, डन। अच्छा एफको में क्या होता है? इसमें बच्चों लिखो, हम इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, हम इसमें
वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ घोड़े खोते सब बराबर। यहाँ घोड़े खोते सब बराबर, यहाँ घोड़े खोते सब बराबर, यहाँ घोड़े खोते सब बराबर। कैसे बताता हूँ, आओ देखो, मैंने परचेज़ किए 2000 यूनिट्स एट ₹10, ठीक है। मैंने फिर मज़ीद परचेज़ किए 3000 यूनिट्स एट ₹12, ठीक है। अच्छा, अब मैं हर परचेज़ के बाद हर ख़रीदारी के बाद अपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट को अपडेट करता जाऊंगा। कैसे देखना, मैं कहूँगा पहले ट्रांजैक्शन में तो 2000 यूनिट थे एट ₹10, ठीक है। बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यूनिट्स टोटल अगर मैं देखूँ, रेट अमाउंट, पहले कितने थे बताओ। ये मैं अगर बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, बैलेंस कितना बचा मुझे बताओ। पहले कितने खरीदे 2000, 10 वाले कितने 20,000। अच्छा, फिर दोबारा यूनिट्स कितने खरीद लिए 3000, कितने वाले 12 वाले, अमाउंट कितनी बनी 36,000 ना। हाँ जी 36,000 ना, 36,000 बन गया। तो मुझे ज़रा बताओगे मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए 5000, कितने के हो गए, कितने के हो गए, हाँ जी 36 और 20 कितने 56। तो ज़रा मुझे बताओगे एक एवरेज यूनिट मुझे कितने का पड़ गया 11.2। ये मेरी कॉस्ट आ गई, वेटेड एवरेज कॉस्ट। हर ट्रांजैक्शन के बाद, हर ख़रीदारी के बाद मैं अपना रेट अपडेट करूँगा। इसे मैं कहता हूँ एवको, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। क्या मेरी बात समझ आती है। अब मुझे अगर मुझे बताओ, इसका पूरा एक फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा, चीज़ें हो जाएंगी। मुझे बताओ अगर मैं कहूँ सोल्ड 1500 यूनिट्स, तो तुम क्या बोलोगे कितने वाले बेचे होंगे। अब बताओ कितने वाले बेचे होंगे 10 वाले 11.2 वाले। क्यों भाई, क्योंकि रेट अपडेट हो गया है, रेट अपडेट हो गया है। घड़े घोड़े क्या बोला, घोड़े खोते सब बराबर। तो मैं बोलूँगा भाई मैंने सोल्ड अगर किए हैं ना, ठीक है, मैंने सोल्ड किए भाई 1500, कितने वाले किए हैं भाई 11.20। कितना आता है बोलो भाई, 168.00। अच्छा 16,800 ये बनता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। तो ज़रा मुझे बताओगे कि मैंने क्विकली दोनों मेथड में क्या करवा दिया आपको। मैंने बोला भाई देखो, पहला मेथड तो था मेरे पास फीफो, पहले आई पहले जाई, पहले आई पहले जाई। मैंने कहा फीफो में क्या होगा, पहले आई पहले जाई, पहले आई पहले जाई, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एफ को में क्या होगा, एफ को मैंने कहा कि हम इसमें हर कोई नया माल आने के बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट दोबारा कंप्यूट करता हूँ, नई कॉस्ट कंप्यूट करता हूँ। अब मैं कहूँगा मेरे पास पहले, अच्छा देखो जितना उसको उर्दू में समझोगे ना उतना आसान होगा। इंग्लिश बर्गर छोड़ो उसको, उर्दू में आ जाओ। 2000 यूनिट्स खरीदे 10 रुपये पे, 20,000 का माल पड़ा हुआ था। मैंने मज़ीद 3000 यूनिट्स खरीद लिए, मेरे पास कितने यूनिट्स आ गए 5000। और मेरे पास कितने का माल पड़ा हुआ है 56,000 का ना, प्लस कर दो ना, 56,000 का माल हो गया ना। पुराना माल 20 का, नया माल 36 का, नया माल कितना हो गया टोटल 56 का हो गया। 56 का माल हो गया, 5000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई 11.2। तो ये मेरी क्या हो गई वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब इसी कॉस्ट को मैं आगे इस्तेमाल करूँगा। डन, ये मैंने फीफो वेटेड एवरेज आपको समझा दिया है। अब मैं आपको क्लास में एक एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ फीफो परपेचुअल की। किसकी, फीफो परपेचुअल की। ये एग्जांपल मैं सॉल्व करके लाया हूँ आपके सामने। ये सिर्फ हम लेजर कार्ड को रीड करते जाएंगे। सबसे पहले, उससे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मेट को देखते हैं गौर से। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेट आप देख लो, ये आपको बार बार इस्तेमाल करना है, ये आपको बार बार इस्तेमाल करना है। इसके अंदर बनेंगे हमारे पास 10 कॉलम। कितने बनेंगे बच्चों 10 कॉलम।
10 कॉलम ऐसे बनेंगे कि पहला आ जाएगा मेरे पास सीरियल नंबर या डेट का, ठीक है। फिर 3 कॉलम सेम रहेंगे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। किताब में जगह जगह इसको PUC भी कहा गया होगा, पर यूनिट कॉस्ट। तो आप पर यूनिट कॉस्ट कह दो, आप रेट कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कितना माल आया, कितना माल आया, कितना माल आया, परचेजेस या रिसीट्स। अगली बात इशुएंस, इशुएंस कितना माल गया, कितना माल गया, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट यहाँ भी सेम है। अब आ जाओ बैलेंस, कितना माल बाकी रह गया, कितना माल बाकी रह गया। अब देखो नीचे वाली चीज़ें सेम है, नीचे वाली चीज़ें सेम है, क्या क्या बताओ, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये फॉर्मेट आपने बना लिया ना, सिर्फ हर एक ट्रांजैक्शन को पकड़ के हमने प्लॉट करना है जगह पे, एक गलती की पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये सवाल की ना बुराई है, तो एक एक कदम देख देख के ध्यान से चलना होता है। डन, पक्की बात है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं फीफो परपेचुअल से एक सवाल सॉल्व करके दिखा दूँ आपको, फिर आप करोगे, पक्का वाला, प्रॉमिस प्रॉमिस वाली बात है। आ जाओ, देखो सबसे पहले आ जाओ, एक काम करते हैं, हम इसको ना थोड़ा सा यहाँ ले जाते हैं ताकि हमारे सामने सवाल ऊपर ऊपर रहे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, गौर से देखो, कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेगा ताकि हम सबको सवाल समझ आए, ठीक है। मैं बहुत प्यार प्यार से कुछ 4 ट्रांजैक्शन लिख के लाया हूँ ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। चलो बच्चों मेरी बात सुनो, एक बिजनेस डील करता है सिंगल प्रोडक्ट में। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द मंथ ऑफ जनवरी 2024। ओपनिंग में उसके पास माल पड़ा हुआ था, ओपनिंग में उसके पास माल पड़ा हुआ था 5000 यूनिट 10 रुपये वाले। तो मैं कहूँगा ठीक है, ओपनिंग में उसके पास माल पड़ा हुआ था 5000 यूनिट्स 10 रुपये वाला एक। डन। फिर ड्यूरिंग द मंथ कुछ यूँ हुआ कि 5 जनवरी को 4000 यूनिट खरीदे 12 रुपये का एक। तो मैं जाऊँगा परचेजेस वाले कॉलम में, आने वाले कॉलम में, आई वाले कॉलम में जाऊँगा। मैं बोलूँगा भाई 4000 यूनिट्स खरीदे हमने 12 रुपये का एक, कितना बच गया बच्चों, 48,000। अब क्या करूँगा, बैलेंस कंप्यूट करूँगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस देखूँगा। अच्छा, चूंकि ये फीफो है तो यहाँ गधे और खोते बराबर नहीं है, घोड़े खोते बराबर नहीं है। तो मैं बोलूँगा मेरे पास पहले माल पड़ा हुआ था 5000 वाले 10 50,000 पे, और नया माल आ गया 4000 यूनिट्स मैंने और ख़रीद लिए, 12 रुपये का एक यूनिट आया, मेरे पास कितने आ गए भाई, 48,000। अच्छा, मैं यहाँ पे टोटल कुछ भी नहीं करूँगा, टोटल नेहा बाजी आप मोबाइल लेते हैं अभी, सुन लें, सिर्फ मैं टोटल कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ लिख दूंगा कितने वाला कौन सा माल पड़ा हुआ है। डन डन। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर मैंने 10 जनवरी को 6000 यूनिट्स बेच दिए। किस में से बेचे होंगे, पहले वाले में से, लेकिन पहले वाले तो मेरे पास सिर्फ 5 थे, एक वाले नीचे वाले में से। क्या बात है, पहले आई पहले जाई। अच्छा, मैंने 5000 यूनिट्स बेच दिए, वैसे तो बेचे 6000 हैं, लेकिन क्या 6000 में 10 रुपये के रेट पे बेच सकता था, नहीं। तो 5000 बेचूंगा पुराने वाले रेट से, 1000 बेचूंगा नए वाले रेट से। अगर मैं आपकी आसानी के लिए मैच 2 कॉलम कर दूं, बात समझ आ रही है, 1000 बेचूंगा नए वाले रेट से। डन। चलो अच्छा, अब मुझे बताओ मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 5 वाले तो बढ़ गए, 5 वाले तो मुक गए, अब बचा कितना, 4000 खरीदे थे, 1000 बेच दिया, कितना बच गया, 3000 रुपये बच गए, 3000 का यूनिट्स बच गए। कितने वाले 12 वाले, 36,000 मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस आ गया इस ट्रांजैक्शन के बाद। लेजर कार्ड साथ साथ अपडेट हो रहा है परपेचुअल में। अच्छा, 18 जनवरी को मैंने 3000 यूनिट्स और ख़रीद ली 13 रुपये पे। तो 18 जनवरी को 3000 यूनिट 13 रुपये पे खरीद लिए, कितने हो गए, 39। अब क्या करूँगा, बैलेंस अपडेट, पुराने वाले कितने पड़े हैं भाई, ज़रा नीचे लाना माल, नीचे लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ, तुम नीचे आ जाओ, शाबाश नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, शाबाश तुम नीचे आ जाओ, शाबाश तुम नीचे आ जाओ, शाबाश तुम नीचे आ जाओ। कितने कितने बचे में बताओ, कितना कितना माल पड़ा हुआ है मेरे गोदाम में। पुराने वाले माल पड़ा हुआ है 3000, 12 रुपये पे 36,000। नया कितना खरीदा, 3000, 13 रुपये का 39,000। क्या टोटल करूँगा, नहीं पागल हो गए हो क्या, फीफो है, पहले आई पहले जाई, गधे घोड़े बराबर नहीं है। अच्छा, फिर 25 जनवरी को क्या हुआ, मैंने 4000 यूनिट्स बेच दिए। अच्छा, तो 4000 में 12 के रेट पे बेच देता हूँ, नहीं वो तो है ही 3000, तो 3000 12 के रेट पे और 1000 13 के रेट पे, ज़बरदस्त। अब मुझे बताओ मेरे पास माल कितना पड़ा हुआ पीछे,
2,000 माल बचा हुआ है, 13 रुपये का 26,000। ये जो मेरे पास आखिर में बच गया ना बच्चों, ये मेरा कहलाता है क्या? ये मेरा कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा कहलाता है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। ये जो मैंने सारा का सारा माल बेचा, ये जो मैंने सारा का सारा माल बेचा, ये जो बेचने की कॉस्ट है, इसे मैं क्या कहता हूँ बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये क्या है भाई? ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने माल कितना ख़रीदा? मैंने माल कितना ख़रीदा? कितने रुपए का ख़रीदा? ये क्या कहलाता है? परचेजेस। ये क्या है भाई? डन। ज़बरदस्त हो गया। आसान था? कुछ मुश्किल लगा? कुछ भी मुश्किल नहीं है। फटीक आती है सारी वेटेड एवरेज के अंदर। जब कॉस्ट गलत कंप्यूट कर दो ना तो पूरा खच खच करके पेज काटना पड़ता है, दिल पे छुरियाँ चलती हैं। ठीक है, चलो हो चुका है ना, मेरे साथ कल ही हुआ है, कर रहा था ना सॉल्व, रेट गलत कंप्यूट हो गया, फिर क्या किया, मिटाया सारा जाके होशियारी में। होता है भाई, इंसान है, हम गलती कर सकते हैं यार, तो मतलब टीचर से हो जाती है, कोई मसला नहीं है। चलो डन, पक्की बात है। बस इसी बात पे ना, इसी बात पे ज़रा सवाल तो सॉल्व कर दो। शाबाश। कितनी देर में हो जाएगा? 5 मिनट में हो जाएगा? 5 मिनट तो लाइनें मारोगे, 10 मिनट में हो जाएगा? फॉर्मेट दिखा दूँ? ओह मेरा कहीं 2 मिनट में हो जाएगा, क्या बात है। अब एक काम करना, तुम लोग का एक होमवर्क है पता है, अपने रजिस्टर की ना बैक साइड पे लाइनें मार के आना टेबल की। कितने पेजेस पे? वो याद है बचपन में हम करते थे स्कूल में, वो ये ठक 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 करके आते थे कि वही लाइन मारनी पड़ती है, स्केल दे दो, फुट्टा दे दो। फुट्टा तो खैर अम्मी बोलती नहीं, उर्दू वाले थे ना, उर्दू वाले स्कूल वाले, हम बोलते थे स्केल, यू नो, तो स्केल रख के। चलो हटा दूँ? पिक्चर ले लो यार, अब तो ले ली। चलो हटा, पड़ोस वाले ने ले ली होगी। हाँ जी, ये सवाल है ना, ये रहा ना। अरे मेरी जान, फॉर्मेट तुम पिक्चर ले लो ना यार। आज वैसे 3 घंटे फील नहीं हुए ना? 3 घंटे मैंने ऐसे प्लान किए थे कि पार्टनरशिप कराऊंगा, तो वो तो एक अलग टॉपिक है। अब बोलोगे यार हाँ वो क्लास खत्म हुई, पुरानी तो नई क्लास है, फिर ब्रेक आ गया, फिर थोड़ी सी चीज़ें हो गई। तो मैं कहता हूँ ना, अकाउंटिंग में दाढ़ भी गिली नहीं होती 2 घंटे 1 घंटे में, तो मुझे मज़ा नहीं आता 1 घंटे की क्लास को। अनलेस के लॉन्ग बैच हो, अनलेस के लॉन्ग बैच हो, 4 महीने 6 महीने का बैच हो, तो बात अलग है। ठीक है, चलो शाबाश। फीफो से करना है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, ठीक है, शाबाश सॉल्व करो। एक 139 हो रहा है, 145 में मुलाकात करते हैं, 6 मिनट आपके पास है। ठीक है, सैयद अम्मार कहते हैं कि टोटल परचेज आ रही है 1,56,000 की, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 1,38,000 की, क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 1,08,000 का। ऐसा ही आ रहा है, चलो फिर ऐसा ही आ रहा होगा, आओ करते हैं। ओके सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई?
हम एक काम करते हैं कि ऑनवर्ड्स इस्तेमाल के लिए ना हम इस फॉर्मेट को कहीं महफूज कर लेते हैं। हम करें कॉपी और ये हम अगले पेस्ट पे कर देते हैं पेस्ट, ताकि अगली बार जब हमें सवाल सॉल्व करना हो ना हम इस फॉर्मेट का पेज उठा के कॉपी पेस्ट कर लेंगे खल्ली वल्ली। ठीक है, चलो बिग ब्रेन टाइम। ये सवाल था आप लोगों का। चलो सबसे पहले बच्चों वो कहता है कि बिजनेस डील करता है सिंगल प्रोडक्ट में, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्च 24 की। ओपनिंग इन्वेंट्री 1 मार्च 2024 को है 6000 यूनिट्स 15 रुपये वाले। ठीक है, तो मार्च यकुम मार्च बैलेंस कितना है बोलो, 6000 यूनिट्स 15 रुपये वाले, कितना बनता है? हाँ जी 90,000। ठीक है, अच्छा फिर वो कहते हैं 5 मार्च को मैंने परचेज़ किए 4000 यूनिट्स 15 रुपये 16 रुपये वाले। तो 5 मार्च को मैंने 6000 यूनिट्स ख़रीदे हैं, सॉरी कितने, 4000 यूनिट्स ख़रीदे हैं, कितने वाले, 16 रुपये वाले। ज़रा बताओ कितना होता है? हाँ जी 64,000। अच्छा जब मैं बैलेंस निकालने जाऊंगा तो मैं कहूँगा यार पुराना वाला माल पड़ा हुआ था 6000 15 रुपये वाले 90,000 पे, और फर्दर मैंने नया माल ख़रीद लिया है 4000 रुपये 16 रुपये वाला 64,000 का। डन। अच्छा 10 मार्च को मैंने 5000 यूनिट्स इशू कर दिए, तो मैं जाऊँगा 10 मार्च पे और मैं कहूँगा मैंने 5000 यूनिट्स बेच दिए। क्या मैं बेच सकता हूँ 5000 यूनिट्स? हाँ, क्योंकि 6 पड़े हुए थे ना पुराने वाली लॉट में। वो कितने कितने के पड़े हुए थे? 15 के। तो कितना हो गया बताओ? हाँ जी 15 5 75। ठीक है, अब अगर मैं कहूँगा कि बचे कितने, तो 1000 बच गए 15 वाले यानी कि 15,000, और दूसरी लॉट मेरी एज इट इज़ पड़ी हुई है अभी, वो मैंने नहीं छेड़ी, 4000 16 रुपये वाले 64,000। ठीक है, अच्छा फिर 10 मार्च के बाद क्या हुआ बच्चों? 18 मार्च को 3000 यूनिट्स खरीदे मैंने 18 रुपये पे। तो 18 मार्च को 3000 यूनिट्स खरीदे मैंने 18 रुपये पे, कितना हुआ बताओ? 54,000। ठीक है, तो बैलेंस अपडेट करूँगा? हाँ करूँगा भाई। पुराना माल पड़ा हुआ था मेरे पास, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसी ना। पुराना माल मेरे पास पड़ा हुआ था कितना? 1000 15 रुपये वाला 15,000 का, फिर 4000 वाला माल पड़ा हुआ था 16 रुपये का 64,000 का, और 3000 मज़ीद मैंने ख़रीद के रख लिया है 18 रुपये का 54,000। अब मेरे पास 3 डिफरेंट लॉट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, शाबाश। 22 मार्च को मैंने इशू कर दिए 4000 यूनिट्स। 22 मार्च को इशू कर दिए मैंने 4000 यूनिट्स। क्या 4 इशू कर सकता हूँ ऐसे ही? 4000 यूनिट्स इशू कर सकता हूँ डायरेक्टली? कैसे? कुछ पड़े हुए 15 रुपये पे, कुछ पड़े हुए 16 रुपये पे, तो एक साथ तो नहीं कर सकता, एक साथ तो नहीं कर सकता। पहली वाली लॉट फारिग करूँगा, 1000 वाली लॉट तुम निकल लो, चले हो यहाँ से, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। ठीक है, फिर बाकी के 3000 यूनिट्स कहाँ से इस्तेमाल करूँगा? 4000 या 3000? 3000 यूनिट्स लॉट इस्तेमाल करूँगा 16 रुपये वाली। कितनी कितनी कितना आया? 48,000। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा हुआ है? 1000 वाला पूरा उड़ गया, 4 में से 3 इस्तेमाल कर दिए, तो 1000 बच गए 16 रुपये वाले 16,000, और 3000 वाले बच गए 18 रुपये के, वो तो पूरी लॉट सलामत है 54,000 की। डन। अच्छा फिर 27 मार्च को मैंने परचेज़ किए 2000 यूनिट 19 रुपये पे। तो 27 मार्च को 2000 यूनिट्स परचेज़ किए हैं 19 रुपये पे। ये कितना हो गया बच्चों? 36,000 या 38,000। ठीक है, अच्छा तो माल अपडेट करूं, लॉट अपडेट करूं? करूंगा। 1000 वाले पड़े हुए हैं 16 रुपये पे 16,000, 3000 यूनिट्स पड़े हुए हैं 18 रुपये वाले 54,000,
मज़ीद ख़रीद के सर रख लिए हैं मैंने अपने 2019 रुपये वाले कितने 38,000 डन। अच्छा चलो गुड, वेरी गुड। ओए आ गया। चलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कैसे आप बोलोगे? 1000 वाले 16 पड़े हुए, 3000 वाले 3000 यूनिट्स 18 वाले पड़े हुए और 2000 यूनिट्स 19 वाले पड़े हुए हैं। कितना कितना बनता है ज़रा बताओगे? 16, 54, 38, ऐसा ही है? 1,00,000। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि परचेजेस कितनी हुई हैं, ज़रा बता दोगे कैसे? 64, 54, 38, 64, 54, 38, कितना? 1,56,000 डन। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 75, 15, 48, ऐसा ही है? 75, 15 और 48 कितनी है? 1,38,000 डन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? फीफो में किसी को कोई मसला, फीफो में किसी को कोई परेशानी, फीफो में किसी को कोई प्रॉब्लम? डन डन डन। एफ को करें स्टार्ट? बेटा एफ को का एक फीफो का हो गया ना काम, कोई बात नहीं ना, मैं करवाऊंगा ना प्रैक्टिस, होमवर्क दूंगा ना। अभी तो मैं एक सवाल एफ को का डिस्कस करूंगा, एक सवाल आपसे एफ को का करवाऊंगा, क्लास ऑफ कर दूंगा। नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। बेसिक सिंपल रखेंगे ना हम, पहले आई पहले जाई, वो तो ख़त्म हो गया। अब क्या है, एवरेज रेट निकलेगा। डन। तो भी ड्रामे कर रहे हो ना? अगली क्लास कितने बजे? 2:30 बजे। क्या खबर दी है मेरे लाल ने। ठीक है, आप बैठ जाए। हाँ जी, खाना खाते कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो क्या चीज़? इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा आप खुद करेंगे, चलें। अच्छा, आज की ताज़ा अनाउंसमेंट आपके लिए ये है कि बिजनेस की क्लास नहीं हो रही, उसकी जगह अकाउंटिंग के टीचर आ गए हैं, ठीक है। ज़बरदस्त हो गया, मेरा बाजी खुश हो गई हैं। अच्छा, अब आपको ब्रेक मिलेगा। 1:58 हो रहा है, 2:30 बजे हम अपनी क्लास रिज्यूम करेंगे। 2:30 बजे हम फीफो की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कहा ना फीफो करना है आपको। नहीं अब तो नहीं, अब तो फीफो होगा भाई, अब तो फीफो होगा भाई, ठीक है। नहीं होमवर्क कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो यार, देखो मैंने ना मशवरे मांगे नहीं है तो देने भी नहीं है, ठीक है। जब मांगूंगा ना फिर आपने देने होंगे, ठीक है। अच्छा 2:30 बजे इंशाल्लाह हम मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। और 2:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे फीफो की प्रैक्टिस, ठीक है। आपको सवाल दिल चाह रहा सॉल्व करने का, फिर हम एफ को करेंगे, फिर हम एफ को की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम और प्रैक्टिस करेंगे। डन।
चलो 2:30 बजे मिलते हैं। इन्वेंट्री के लेक्चर नंबर 1 यहीं तक था। इन्वेंट्री के लेक्चर नंबर 2 में हम 2:30 बजे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।